का स्वागत करती हूँ। दर्शकों, हर सुबह हम आपके लिए लेकर आते हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम बिहार बिहान। जी हाँ, बिहार बिहान एक ऐसा प्रोग्राम जो कि कंप्लीट इंफोटेनमेंट प्रोग्राम है, जिसके हर सेगमेंट की अगर हम बात करें तो हर सेगमेंट अपने आप में खास है और कहीं ना कहीं हमारे लिए यूजफुल भी है। अगर हम कार्यक्रम की शुरुआत में आपको बताते हैं एक अच्छा सा विचार, फिर आपको बताते हैं क्या चल रहा है अखबारों में खास, जो कि हमारे काम लायक खबरें हैं, और उसी ओर जो होता है खास अतिथि से मुलाकात का, जिसमें उनके जीवन के विषय में हम आपको इतनी सारी बातें बताते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे लिए इंस्पिरेशन मोटिवेशन का काम करती है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार बयान अपने आप में खास प्रोग्राम है, और मैंने कहा भी कि कार्यक्रम की शुरुआत हम एक अच्छे से विचार के साथ करते हैं। तो आज जो मैं विचार अपने प्यारे दर्शकों के लिए लेकर आई हूँ वो है स्वामी विवेकानंद द्वारा कहा गया। उन्होंने कहा है, खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप होता है। जी हाँ, अगर आप खुद को कमजोर समझेंगे, अगर हम ये सोचेंगे कि हमें ये काबिलियत नहीं है, हम ये चीज़ें नहीं कर सकते हैं, हमें ये कमियां हैं वो कमियां हैं, तो हम कभी भी जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे, हम कभी भी अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। ज़रूरत होती है कि अपने अंदर स्ट्रॉन्ग विल पावर रखिए, डेडिकेटेड रहिए, हार्ड वर्क कीजिए और कोशिश कीजिए, लगातार प्रयासरत रहिए, तो आप जीवन में सफल हो सकते हैं और कोई भी काम असंभव नहीं हो सकता आपके लिए। तो यहाँ दर्शकों, ये तो बातें हो गई विचारों की। अब हम कार्यक्रम में और आगे बढ़ते हैं। में हम आपको मिलाते हैं हमारे खास अतिथि से। कार्यक्रम की शुरुआत में दर्शकों मैंने एक स्वामी विवेकानंद जी के जो विचार आपको बताया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है, और इसी का एग्जाम्पल है आज के हमारे अतिथि भी। उनमें भी कुछ कमियां रह गई, लेकिन उन्होंने उसको अवॉइड किया, उसको इग्नोर किया, और वो लगातार अपने काम में लगे रहे। अपने जो भी उनका डेडिकेशन था अपने वर्क को लेकर, वो 100% रहा। उन्होंने हार्ड वर्क किया, वो उनका जो स्ट्रॉन्ग विल पावर था, जिसकी वजह से वो जीवन में सफल होते चले गए। जी हाँ, आज के जो हमारे अतिथि हैं उनके विषय में बता दूं कि दिव्यांग होते हुए भी उन्होंने अपनी पढ़ाई काफी हद तक आगे तक लेके गए। वो उन्होंने काफी अच्छी पढ़ाई की है। उन्होंने बीएड किया, एमएससी जियोलॉजी किया, फिर उन्होंने एमएड इन स्पेशल एजुकेशन किया, और अभी भी वो पढ़ाई में लगे हुए हैं। उन्होंने काफी वो कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंसी कर रहे हैं। इसके अलावा हम बता दें कि वो आयकर अधिकारी हैं पटना में। जी हाँ दर्शकों, मैं बात कर रही हूँ श्री रतन कुमार झा की। रतन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार। रतन जी, मैं प्रिविलेज महसूस कर रहा हूँ कि आपने मुझे एक मंच दिया, एक अवसर दिया दुनिया से रूबरू होने का, अपनी बात को रखने का। बिल्कुल रतन जी, आज हमारे दर्शक आपसे जानेंगे आपके जीवन की कहानी कि किस तरीके से आपने अपने स्ट्रॉन्ग विल पावर से आज इस मुकाम पे आप पहुंचे हैं। आपने जीवन की क्या अप्स एंड डाउन्स देखा है, और क्या चीजें हैं जिससे आप इतने मोटिवेटेड फील करते हैं, और आप लगातार प्रयासरत हैं कि अपने जीवन को एक नई दिशा दें। हम आपसे बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन यहाँ हम अपने दर्शकों को ले चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। जैसा कि दर्शकों आप जानते हैं कि हर रोज हम आपके लिए लेकर आते हैं हेल्थ सेगमेंट। वेलकम बैक दर्शकों। अभी आपने देखा कि हमारे डाइट एक्सपर्ट तनीषा ने आपको ढेर सारे टिप्स दिए कि कैसे एक हेल्थी लाइफ जी सकते हैं, और कैसे एक स्वस्थ जीवन की काया जो हम लोग करते हैं वो कैसे हम अचीव कर सकते हैं। चलिए हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, और जैसा कि आप जानते हैं कि आज बिहार बिहार के मंच पे बेहद ही खास अतिथि हमारे साथ है श्री रतन कुमार झा जी, जो कि आयकर अधिकारी। रतन जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप रहने वाले कहाँ के हैं, अपने शुरुआती शिक्षा कहाँ से ग्रहण की? मैं रहने वाला बेगूसराय जिला का हूँ, राष्ट्रीय दिनकर की धरती बेगूसराय से। हालांकि मेरी प्रारंभिक शिक्षा खगड़िया से। मेरे पिताजी रेलवे में कार्यरत थे, और मेरी प्रारंभिक शिक्षा जैसे खगड़िया के श्यामलाल राष्ट्रीय विद्यालय से हुआ था, जो एक स्वतंत्रता सेनानी श्री श्यामलाल जी थे, उनके नाम पर वो स्कूल चलता था। जी, तो आपने अपनी स्कूलिंग वहाँ से कंप्लीट की, और फिर जब आप आगे हुआ कि आप 10th के बाद कौन सा विषय चुनेंगे, क्या कहाँ से आप कॉलेज करेंगे, तो ये सब चीज़ें जब मन में चल रही थी, तो फिर आपने क्या निश्चय किया? फिर आपने अपनी कॉलेज कहाँ से कंप्लीट किया और किन विषयों में? मेरा इंटरमीडिएट बायोलॉजी से रहा है। कॉलेज ही मैंने कोसी कॉलेज खगड़िया से किया है, और फिर मैंने एमएससी जियोलॉजी मास्टर साइंस भागलपुर यूनिवर्सिटी पीजी डिपार्टमेंट से किया है, जहाँ मुझे बहुत ही अच्छे शिक्षक मिले, और उन शिक्षकों का भी मैं ऋणी हूँ। अभी भी मेरी उनसे बातचीत होती रही है, और मैं अपने जीवन का सबसे स्वर्णिम पल मानता हूँ मेरा भागलपुर का समय। शुरुआत से ही आपको शिक्षा में काफ़ी इंटरेस्ट आपको लगता है कि मुझे पढ़ाई करनी है, और कहीं ना कहीं आपके मन में ये भी था कि आपको शिक्षक बनना है, क्योंकि आपने बीएड की पढ़ाई की, आप शिक्षा के क्षेत्र में ही आना चाहते थे। तो जी, मेरा मानना है कि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो इंसान को इंसान से महान बना सकता है,
दुर्भाग्यवश जब मैं गांव में था तो बचपन के दौर में कुछ बच्चे जब मुझे चिढ़ाते थे तो मैंने प्रारंभिक शिक्षा शुरू ही नहीं की थी, स्कूल जाना मैंने बंद कर दिया था। लेकिन क्लास 4 से मैंने एजुकेशन स्टार्ट किया। मैं 1 2 3 बिल्कुल पढ़ा ही नहीं, और क्लास 4 से जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो लगातार मैं आगे बढ़ते रहा। 2 मास्टर डिग्री मुझे लेने का मौका मिला, और ईश्वर की कृपा से अभी भी मुझे शिक्षा में रुचि रही है। हम आपके स्कूल के दिनों की बात करें तो आप शुरू से ही पढ़ाई को लेकर सीरियस स्टूडेंट रहे हैं या फिर मस्ती मजाक भी चलता रहा? नहीं, मस्ती मजाक चलता रहता था, अभी भी मैं थोड़ा सा मजाकिया किसी तरह हूँ। तो आप जब कंप्लीट की आप शिक्षण में जाना चाहते थे, लेकिन आपका चयन हुआ आयकर अधिकारी के रूप में, आपने जो परीक्षा दी एसएससी की, तो इस दौरान आपने किस तरीके से तैयारी की और जब सिलेक्शन हुआ तो क्या मन में चल रहा था कि मुझे शिक्षण के क्षेत्र में जाना है या फिर आयकर अधिकारी बनना है? मेरा निजी मानना है कि अच्छे छात्रों को शिक्षण के क्षेत्र में आना चाहिए। मैं 1 2 जगह टीचिंग के लिए इंटरव्यू भी देने गया था, लेकिन बेहतर सैलरी नहीं है टीचिंग में। अभी बिहार में आप लोग जान रहे हैं निजी शिक्षकों की स्थिति क्या है। मैं अपने आंखों से देखा हूँ उत्तर प्रदेश में 3 लेयर्स ऑफ टीचर्स, एक ही क्लास के बच्चे को पढ़ाने वाले, एक ग्रेड पे पाने वाले टीचर हैं, एक नियोजित शिक्षक है, और तीसरा जो लेयर है वो ठेकेदारों द्वारा कॉन्ट्रैक्ट पे पढ़ाने वाले टीचर। तो अच्छी सैलरी नहीं मिल पाना मुझे उधर जाने से रोकता है। आयकर अधिकारी हैं आप, और कह सकते हैं कि बहुत जिम्मेदारी होती है आयकर अधिकारी के कंधों पे। अगर हम बात करें कुछ महीनों की, फरवरी से लेकर मार्च तक की, और इधर जुलाई की अगर हम बात करें, ये काफ़ी क्रूशियल पीरियड होता है हर इंसान के लिए। तो इस टाइम में किस तरीके से आप मैनेज करते हैं अपने काम को और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं? जो काम आपके समक्ष है उसके प्रति समर्पण, डेडिकेशन, और अगर आप ऐसा करते हैं तब आउटपुट बेहतर हो जाता है। उसके बाद फिर अपना पर्सनल लाइफ जिए। स्ट्रेस आता है, स्ट्रेस को पॉजिटिव लेना चाहिए। स्ट्रेस अगर पॉजिटिव है तो फोर्स है, स्ट्रेस अगर नेगेटिव है तो डिप्रेशन। बिल्कुल, स्ट्रेस अगर आप पॉजिटिव वे में लेते हैं तो वो स्ट्रेस नहीं होता है। आपसे और भी बहुत कुछ जानेंगे आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में और किस तरीके से आप आज तक अपने जीवन के सारे स्ट्रेस को मैनेज करते आए हैं। लेकिन दर्शकों, यहाँ होते हैं बिहार बिहान, और आज बिहार बिहान पर मुझे बेहद खास अतिथि हैं श्री रतन कुमार झा जी, जो कि आयकर अधिकारी हैं। आइए उनसे उनके जीवन के विषय में बातें करते हैं। रतन जी, अभी आपने बताया कि आपने अपनी स्कूलिंग कहाँ से की, आपने अपने कॉलेज कहाँ से किया, आपने अपने स्कूल के दिनों के एक्सपीरियंस हमसे शेयर किया। हम ये जानना चाहते हैं कॉलेज के दिनों में जब आप अपनी पढ़ाई कर रहे थे तो उसमें कैसे फ्रेंड्स थे, किस तरीके से आप कॉलेज लाइफ को एंजॉय कर रहे थे? क्योंकि कॉलेज लाइफ की अगर हम बात करें तो हर इंसान के जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट पीरियड होता है। स्कूल का लाइफ एक अनुशासनबद्ध लाइफ होता है, डिसिप्लिन लाइफ, और कॉलेज की लाइफ जाने की वजह से थोड़ी सी आज़ादी महसूस होती है। और पहला दिन तो हम लोगों का बहुत ही रोचक रहा था। हम लोग लग रहे थे कि स्कूल के डिसिप्लिन से काफ़ी बाहर निकले हैं। हम लोगों की एक अच्छी मंडली बन गई थी। संजोग से हम लोग कुछ मित्र अभी भी पटना में एक ही बिल्डिंग में कार्यरत हैं। पीएचपी अच्छा संयोग है जो कि हमारे कॉलेज के मित्र अभी तक चले आ रहे हैं। और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया आज की डेट में उन मित्रों को खोजने में, उन मित्रों को जोड़ने में बहुत बड़ा योगदान करता है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है ना रतन जी, कि आप जिनके साथ आपने पढ़ाई की है आज उनके साथ जॉब कर रहे हैं। एक तरीके से कह सकते हैं कि आपका पूरा जो फ्रेंड सर्कल है वो साथ में अभी भी काम कर रहा है और आप लोग सब साथ में हैं। ये कहीं ना कहीं एक अच्छी बात होती है कि हमारा स्वभाव इतना अच्छा है, हमारी मित्रता जो है वो बनाए रखना चाहते हैं, इसी वजह से लोग हमसे अभी तक जुड़े हुए हैं। रतन जी, फिर आप जब जॉब में आए तो अचानक से कह सकते हैं कि स्टूडेंट लाइफ के बाद वो बहुत ही चेंज होता है कि आप जॉब में आ गए, वो भी सीरियस जॉब में आ गए हैं। तो आपको अपने दिनचर्या में काफ़ी परिवर्तन करना होता है, अपने स्वभाव में काफ़ी परिवर्तन करना होता है। तो क्या चीज़ें आपको करनी पड़ी? प्रोफेशनल लाइफ का थोड़ा सा प्रेशर होता है। हालांकि मैं एक सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे एक अच्छा विभाग मिला है जहाँ 2 वीकेंड छुट्टी रहती है, ओनली 5 वर्किंग डे है। जो हम लोगों का 9:30 से 6 बजे कार्यालय का रहता है, उस कार्यालय में हमारे पास जो भी काम आते हैं उसे निष्पादित करना हमारी जिम्मेदारी है। उसके अलावे चूंकि प्रशासनिक पद है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। कुछ समय जैसे आपने बतलाया था कि मार्च महीने का, जुलाई महीने का, खासकर आजकल चर्चा में हमारा आयकर विभाग है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जैसा एक टास्क दिया गया था, काफ़ी चैलेंजिंग टास्क था। उस तरह के कार्य का प्रेशर आते रहते हैं, लेकिन ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ अवर प्रोफेशनल लाइफ। इसे चलना है और इसे हमें झेलना है, इसे जीना है, यही जिंदगी है। बिल्कुल, अगर आपके प्रोफेशनल फ्रंट पे जो भी जिम्मेदारियां हैं आप उसको बखूबी निभाइए। टाइम मैनेजमेंट है तो हर काम आसान है, हर चीज़ें पॉसिबल है। रतन जी, हम ये जानना चाहेंगे कि परिवार में कौन कौन है आपके, कौन कौन रहते हैं आपके साथ? मेरे 5 भाई बहन हैं। लगभग मैं सबसे छोटा हूँ, मैं चौथे नंबर पे हूँ। मुझसे छोटी एक बहन है।
परिवार के छोटे सदस्य होने के नाते मुझे बहुत लाड़ प्यार मिला बचपन से। नानी घर, अपनी दादी घर, हर जगह मुझे लाड़ प्यार से पाला गया और इस वजह से अभी भी मुझे रूठने की आदत है, थोड़ी बहुत अभी भी मैं रूठ जाता हूँ। बिल्कुल। परिवार में इतने सारे भाई बहन हैं तो कह सकते हैं ना कि अपना एक जो अपनी मंडली जो आप बात कर रहे हैं अपने फ्रेंड सर्कल की, तो वहाँ तो आपको घर पे ही मिलता है। तो भाई बहनों में भी अच्छी ट्यूनिंग रहती है, सब वैसे ही पढ़ाई में सीरियस है। जी, मेरे बड़े भाई डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट हैं, बेगूसराय में कार्यरत हैं और 3 बहन हैं, तीनों अपनी गृहस्थी अच्छे से चला रहे हैं, अपने बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो अगर हम आपके जीवन के बारे में बात करें तो आप दिन भर ऑफिस में रहते हैं, इतनी सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें आप डील करते हैं, तो जब जीवन में लगता है कि हाँ मुझे कुछ और भी करना है, क्योंकि शिक्षण के क्षेत्र में भी आपकी रुचि थी, आपको इंटरेस्ट था कि मैं टीचिंग जॉब में जाऊँ, तो अभी आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? जब मैं फैकल्टी ऑफ एजुकेशन बनारस गया था और मुझे मास्टर ऑफ एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन में नामांकन मिला था, तो सरप्राइजिंगली मुझे एक आश्चर्य लगा कि यह बहुत अछूता जगह था। किसी ने स्पेशल एजुकेशन के बारे में नहीं सोचा था, जो कि दिव्यांग बच्चों की पढ़ाई से संबंधित था। पहली बार मैंने बनारस में देखा, बहुत सारे एनजीओ इस फील्ड में अच्छे कार्यरत हैं और वहाँ बनारस में ही एक हनुमान पधार दृष्टिहीन विद्यालय है, जहाँ मुझे 3 महीने के लिए दृष्टिबाधित छात्रों को पढ़ाने का मौका मिला। उनके अंदर का जो जज्बा था, उनके अंदर जो उत्साह था पढ़ने का, अपनी सारी बाधाओं को दूर करते हुए एक सपना देखते थे, उससे मुझे प्रेरणा मिला कि जब ये बच्चे इतनी अच्छी उड़ान भर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। तो जब आप उन्हें पढ़ाने गए तो क्या चीज़ें आपने ये तो बताया कि बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिला, उनके जो सबसे बड़ी मोटिवेशन। कमी जो मुझे नजर आ रही थी, दृष्टिबाधित छात्रों को साइंस पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं थे। उनके करिकुलम में साइंस था ही नहीं, 8 के बाद साइंस की पढ़ाई नहीं होती थी। चूंकि मैं साइंस का स्टूडेंट था, मुझे साइंस पढ़ाने का टास्क दिया गया था, तो सिर्फ मैं मैथ पढ़ा पाता था और कुछ लाइफ साइंस पढ़ाते थे। अदरवाइज ऐसे छात्रों को संगीत, प्रोफेशनल स्किल्स सिखाई जाती है, विज्ञान की पढ़ाई बहुत कम की जाती थी। सरकार को इस क्षेत्र में ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल, इस क्षेत्र में ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन अगर हम बात करें अपने समाज के लोगों के बारे में बात करें, उनकी मानसिकता के बारे में बात करें, तो अब लोगों का नज़रिया बदल रहा है। अब दिव्यांग जितने भी लोग हैं, उन्हें काफ़ी लोग सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं। तो आपका क्या कहना है? बिल्कुल, मैं इसके बारे में सिर्फ ये कहूँगा कि जो हमारा नज़रिया था, पहले सिंपैथी था, अब वो सिंपैथी से एम्पैथी पे आ रहा है। अब लोग उनको अपने साथ महसूस कर रहे हैं, उनको अपने साथ जोड़ रहे हैं और लोगों के नज़रिए में बहुत परिवर्तन आया। ऐसे हमारे इतिहास में भी दिव्यांगों को हमेशा अवसर मिला। धृतराष्ट्र राजा हुआ करते थे हस्तिनापुर का, तो कभी भी उनको मौका मिला तो लोगों ने उनको वंचित नहीं किया। बिल्कुल, हर इंसान के अंदर में एक टैलेंट होता है, कुछ कमियों की वजह से आप उन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते हैं। वो भी समाज में एक अहम भूमिका निभाते हैं समाज के निर्माण में। अगर हम आपकी बात करें, तो आपने जीवन में बहुत चीज़ें आपने भी सुनी होगी, बहुत चीज़ें आपने भी फेस किया होगा। तो उस वक़्त मन में भी लगता था कि ये कमी मुझ में क्यों आ गई, या फिर कौन से ऐसी चीज़ थी या वो इंसान था जो आपको मोटिवेट करता था? मेरा जन्म 1981 हुआ। संयोगवश यूनाइटेड नेशंस पता चला कि दैट ईयर वाज इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिसेबिलिटी। मुझे बिल्कुल गम नहीं हुआ कि मैं दिव्यांग पैदा हुआ, क्योंकि वह इस वर्ष मेरे लिए स्पेशली डिजाइन किया गया था। 1981 से 1992 इंटरनेशनल डिकेड ऑफ डिसेबिलिटी मनाया गया था। हाँ, कमी रहती थी, बहुत सारे अवसर नहीं मिल पाते थे, लेकिन डिसेबिलिटी इज नथिंग बट ए डिफरेंट एबिलिटी। आज मैं हर वो काम कर सकता हूँ जो कि दूसरे सकलांग व्यक्ति कर रहे हैं, और भी दूसरे लोग हैं जो कि बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। सिर्फ मौका है एक अवसर देने की, अगर उनको अवसर दिया जाए तो हमेशा अपने आप को एक्सेल कर सकते हैं। आज 2011 के सेंसस में देख रहा था, यहाँ आने से पहले लगभग 2.68% जैसे यहाँ के पीपल दिव्यांग हैं, जिनमें लिटरेसी रेट बहुत कम है। हमारा नेशनल लिटरेसी रेट मात्र 57% है एमंग डिसेबल्स, और बिहार का लिटरेसी रेट तो बहुत कम है, 47.82। जब लिटरेसी रेट इतना कम है तो फंक्शनल लिटरेसी, हमारे एजुकेशन में बतलाया जाता था फंक्शनल लिटरेसी, जब हम अपने शैक्षणिक योग्यता का समाज में कैसे उपयोग कर पाते हैं, तो जाहिर है फंक्शनल लिटरेसी बहुत कम होगी। जरूरत है ऐसे व्यक्तियों को एक प्लेटफॉर्म देने की, एक उनके साक्षरता को बढ़ाने की, शिक्षा देने की। शिक्षा एकमात्र माध्यम है जो
डिसेबल्स को डिफरेंटली एबल बनाता है। शिक्षा ऐसा कह सकते हैं हथियार है, ऐसा एक टूल है जिस वजह से हर इंसान जो है वो समाज के पहले पायदान पे आ सकता है। उसे वो एक प्लेटफॉर्म देने की ज़रूरत है जहाँ वो अपने टैलेंट को दिखा सके। अगर हम बात करें सरकार की या फिर समाज में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी चलती हैं जो इन लोगों को प्रमोट करती हैं, ऐसे लोगों को सहयोग देने के लिए आगे आए। लेकिन अगर हम बात करें आज की डेट की तो ऐसे बहुत से दिव्यांग लोग हैं या फिर उनके अभिभावक जिनको इन सभी फैसिलिटीज़ के बारे में पता नहीं है। तो आप अपनी जानकारी के अनुसार क्या कुछ फैसिलिटीज़ का उपयोग कर सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं? संसद में 2012 में एक बिल पेश किया गया था, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी RPWD 2012, जो कि 2016 में पास होकर एक्ट बन गया 2000 RPWD एक्ट 2016। उससे पहली बार ऑफेंसेज एंड पेनाल्टीज की बात की गई। विकलांगों के प्रति अगर किसी तरह की क्रूरता होती है, किसी तरह का उनका अपमान होता है, तो ऑफेंस एंड पेनाल्टी से पहले नहीं हुआ करता था। और कैटेगरीज ऑफ डिसेबल्स बनाया गया जिसमें एसिड विक्टिम्स को भी शामिल किया गया। एक बहुत बड़ा ये पैराडाइम शिफ्ट था। अभी तक वैसे लोग जैसे उनके प्रति लोगों का कोई सेंसिटाइजेशन नहीं था। तो हमारी सरकार बेहतर काम कर रही है। 3 दिसंबर जिसको इंटरनेशनल डिसेबिलिटी डे मनाया जाता है, 3 दिसंबर 2003 को जिसमें एक्सेसिबिलिटी टू डिफरेंटली एबल्स, यानी हमारा जो समाज है, हमारा जो पब्लिक प्लेस है, वो एक्सेसिबल टू ऑल बने, सभी के लिए। इसमें अगर आपकी इजाजत हो, एक दिव्यांग को किसी कोर्ट में जैसे पेशी करने बुलाया गया था हाजिर देने के लिए, वो बंदा आया, व्हील चेयर पर आया, लेकिन वो सीढ़ी बहुत लंबी थी, वो चढ़ नहीं पाया। उसने कोर्ट को बोला मैं तो अपनी हाजिरी दी, लेकिन आपकी सीढ़ी लायक नहीं थी कि मैं अपना व्हील चेयर लेकर चलूँ। उसके बाद लोगों को समझ में आया ये बैरियर्स फ्री इन्वायरमेंट का कंसेप्ट जैसे इंडिया में हो, और सुगम्य भारत अभियान उसी का एक प्रतिफल है। बिल्कुल ज़रूरत होती है कि आप अपनी इच्छा जो है, जो भी चीज़ें हैं जो लोगों के हित में है, अगर आप उसको सामने रखेंगे, अगर वो सही होगा तो हर इंसान जो है उसको सहयोग करेगा, उसको सपोर्ट करेगा। हम और भी बहुत सारी बातें करेंगे रतन जी से, लेकिन दर्शकों के यहाँ एक छोटी सी आजना जी जो कि आयकर अधिकारी। रतन जी, ब्रेक पे जाने से पहले हम बातें कर रहे थे कि किस तरीके से दिव्यांग लोगों के लिए क्या क्या नियम कानून बनाए जा रहे हैं ताकि उनकी लाइफ ईजी हो सके, उन्हें काफ़ी फ़ायदा मिल सके। अब हम आपके प्रोफेशनल फ्रंट पे आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि आप आयकर अधिकारी हैं, तो एज ए इनकम टैक्स ऑफिसर आप क्या टिप्स देंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, संयोग से अभी जुलाई का मंथ चल रहा है, रिटर्न फाइलिंग मंथ चल रहा है फॉर इंडिविजुअल्स अदर देन कंपनीज एंड ऐसे व्यवसायी वर्ग जिनको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं होती है, उनका डेट 30 जुलाई है रिटर्न फाइलिंग का। मैं इसमें एक छोटा सा पंक्ति जोड़ना चाहूँगा कि कविता थी, किसी कवि की याद नहीं आ रही है, जिसमें निज गौरव निज देश का अभिमान ना हो, वंडर नहीं निरा पशु समान। राष्ट्र प्रेम अगर आपके अंदर है तो आप सच्चे भारतीय हैं, और अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो राष्ट्र के निर्माण के लिए आयकर जरूर अदा करें। यह आपका डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है देश के निर्माण में, देश को उद्धारने के लिए। कृपया कर की चोरी ना करें। आप अपने इनकम को वॉलंटरी डिस्क्लोज करते हैं। हम सरकार ये कहती है आप अपने आयकर विवरणी स्वेच्छापूर्वक दाखिल करें और समय पर दाखिल करें, आपको बहुत सारे परेशानियों से बच सकेंगे। बिल्कुल, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोगों को सही से प्रोसेस नहीं पता चलता है, इस वजह से भी वो शांत हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को जो भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए क्या चीज़ें की जाती हैं? आयकर रिटर्न भरना बिल्कुल ही सरल है, शायद फॉर्म का नाम भी सरल और सहज हुआ करता था। इनकम टैक्स इंडिया का एक अपना वेबसाइट है, incometaxindia.e-filing.gov.in, उस पर आप अपना जाएंगे। अगर आप सैलरी होल्डर हैं तो एक सिंपल 1 पेज का रिटर्न होता है ITR 1। अगर आप छोटे व्यवसायी हैं जिसमें कोई बुक्स आप मेंटेन नहीं कर रहे हैं, उसके लिए भी एक फॉर्म होता है ITR 4S, उस पर आप अपना जैसे इनकम फाइल कर सकते हैं। अगर आप बड़े व्यापारी हैं, आपका बुक्स मेंटेन होता है, बुक्स ऑडिट होता है, आपके पास 30 सितंबर डेट है, आप 30 सितंबर तक आप अपने सारे बुक्स को देखते हुए आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। हाँ, जिस वित्तीय वर्ष का आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं उस वित्तीय वर्ष से संबंधित सारे टैक्स 31 मार्च तक जमा कर दें, और अग्रिम कर के रूप में आपको बहुत अलग अलग तिथि दी गई है,
सितंबर का महीना दिया गया है, दिसंबर दिया गया है, उस तिथि के अंतर जो है सो आप अपना अग्रिम कर भुगतान जरूर करें। बिल्कुल, तो दर्शकों आपको बहुत सारे टिप्स मिल रहे हैं कि किस तरीके से आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं, क्या प्रोसेस होता है, आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी सुविधाएं दी जाती है ताकि आप समय से अपना रिटर्न फाइल कर सकें। और जब आप इनकम टैक्स देते हैं, जब आप टैक्स पे करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप देश के निर्माण में इनडायरेक्टली हो, लेकिन आपका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। इसीलिए देश के निर्माण में आगे बढ़ें, इनकम टैक्स जरूर ही फाइल करें। तो मैं एक चीज़ बतलाना चाहूँगा, क्योंकि मैं अभी असेसमेंट साइड में हूँ, बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास जिनका टीडीएस मिसमैच का मामला होता है। इस बार से, इस वित्तीय वर्ष से भारत सरकार ने बहुत अच्छा ही कदम उठाया है कि अब आपके मोबाइल पे जितना आपके पेन के गैस टीडीएस कटा है, हर क्वार्टरली आपको एक इंटीमेशन आएगा मोबाइल पे कि आपके पेन के गैस कितना टीडीएस कटा है, जिससे आपको टीडीएस मिसमैच का परेशानी होती थी वो बहुत हद तक कम हो जाएगी। आप अपने मोबाइल से देख पाएंगे कि आपका कितना टीडीएस कटा है और उसके अनुसार आप अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। बिल्कुल, ये तो और भी बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी जा रही है सरकार के द्वारा ताकि हम भी कोई भी असुविधा ना हो। हमें कहीं से भी अगर जानकारी नहीं है तो हम वहाँ जाके उस वेबसाइट पे जाके सारे अपडेट्स ले सकते हैं कि क्या प्रोसेस है, किस तरीके से हम चीज़ें कर सकते हैं। चलिए, ये तो बातें हो गई कि किस तरीके से हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं या फिर इनकम टैक्स पे कर सकते हैं। अगर हम बात करें और भी चीज़ों के बारे में, तो नए नए नियम कानून बनाए जाते हैं, तो उस दौरान क्या प्रॉब्लम आती है आप लोगों को कि किस तरीके से लोगों को समझाएं, क्या उन्हें बताएं? न्यूटन साहब ने एक लॉ ऑफ इनर्शिया दिया था। हम मानव की बहुत बड़ी मेंटलिटी है, हम अपना इनर्शिया ब्रेक नहीं करना चाहते हैं। जब भी नए कानून बनते हैं, जब भी कुछ नए परिवर्तन आते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा इनर्शिया ब्रेक होता है और उसमें शुरुआती दौर में कुछ परेशानी होती है, लेकिन धीरे जब लोग वो परिवर्तन अगर बेहतर होता है, हमारी बेहतरी के लिए होता है, तो लोग उसे वेलकम करते हैं, जिसका फिलहाल सबसे बेहतरीन उदाहरण है जीएसटी। बेहतरीन एग्जाम्पल है जीएसटी। चलिए, ये तो बातें हो गई कि किस तरीके से चीज़ों को आप लोग मैनेज करते हैं। अगर हम आपके पर्सनल फ्रंट की बात करें तो ऑफिस भी देखना है, पर्सनल लाइफ को भी देखना है। इसके अलावा आपको शिक्षण में इतनी ज़्यादा रुचि है, आप अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं कॉस्ट मैनेजमेंट की, तो किस तरीके से आप सब चीज़ों को समय देते हैं? कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंसी की एक एग्जाम होता है और उसमें कुछ डिस्टेंस मोड में वीकेंड क्लासेज होते हैं जो कि हमारे प्रोफेशनल लाइफ को कहीं डिस्टर्ब नहीं करते, उल्टा ये सपोर्ट देती है। क्योंकि मैं कल टैक्सेशन फील्ड से हूँ, तो कहीं ना कहीं टैक्सेशन और अकाउंटेंसी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इंटरलिंक। ये हमें बूस्ट करता है हमारे प्रोफेशनल स्किल को। और जब मैं घर कार्यालय से लौटता हूँ घर पे, मेरी 2 छोटी बेटी है, शानवी और समृद्धि। उन दोनों बच्चों की चेहरे की मुस्कान और वो मुझे वेलकम करने नीचे सीढ़ी तक आते हैं, तो बहुत सारी थकावट तो स्वतः दूर हो जाती है। तो घर पहुंचकर श्रीमती जी के हाथ का चाय मिले तो बहुत सारी परेशानी से ही दूर हो जाती है। बिल्कुल, अगर आप अपने जो लाइफ पार्टनर हैं उनको इतना रिस्पेक्ट देते हैं और उनसे रिटर्न में उतना प्यार मिलता है, तो जीवन अपने आप में ही सरल हो जाता है, अपने आप आसान हो जाता है। आपने जिक्र किया कि आपकी 2 बेटियां हैं। हर पिता के मन में इच्छा होती है कि अपनी बेटियों को ये बनाए, वो बनाए, या फिर आपकी कोई इच्छा है या फिर आप उन्हें फ्रीडम देना चाहते चाहे बच्चे तो ही बहुत छोटे हैं, उनकी आज़ादी में जब वो बड़े हैं? हों। आपको कोई मन में ये होता है कि मैं अपने इस बच्चे को ये बनाऊंगा, उस बच्चे को ये बनाऊंगा, एक किसी के अनुसार उन्हें अपनी शिक्षा होनी चाहिए? मैं इस मामले में कहूँगा, चूंकि मैं थोड़ा सा शिक्षक भी हूँ, तो आप बच्चे को ये मत बताएं कि आप क्या बनोगे। जो आप बच्चे को बनाना चाहते हैं खुद बन जाइए, बच्चे खुद बन जाएंगे। क्योंकि बच्चे का सबसे पहला टीचर उसके पेरेंट्स होते हैं। जो पेरेंट्स को देखता है बच्चा वो फॉलो करता है। अगर हम बच्चे को कुछ सिखाना चाहते हैं तो हम अपने जीवन में इंटरप्रेट करें, बच्चे खुद सीख जाएंगे। बिल्कुल, अगर आप अपने आप को अनुशासित करेंगे तो उसे देखकर बच्चे उसको फॉलो करेंगे और वो खुद डिसिप्लिन हो जाएंगे और वो सही रास्ते पे चलना शुरू कर देंगे। अगर हम बात करें इन जनरल दूसरे पेरेंट्स के बारे में, तो कई बार पेरेंट्स के अंदर में ये इच्छा होती है कि मुझे यही बनाना है, अपने बच्चों के ऊपर वो प्रेशर करते हैं, तो ऐसे पेरेंट्स को आप क्या कहेंगे? देखिए, जमीन पे बिखरी हुई घास है, बहुत कोमल होती है। अगर उसके नीचे एक ऐसा पत्थर रख दिया जाए जिसपे घास वो घास जैसे फल बढ़ सके, तो वो घास जैसे थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि वो पत्थर सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन वही पत्थर अगर उस नर्म घास के ऊपर रख दिया जाए तो घास दब के मर जाएंगी और वहाँ घास का खत्म हो जाएगा। पेरेंट्स का रोल ऐसा ही होना चाहिए। अगर हम अपनी इच्छा उस पत्थर की तरफ घास हमारे बच्चे हैं, अगर हम पत्थर की तरफ अपनी इच्छा थोपते हैं तो बच्चे कहीं ना कहीं घुट के जाएंगे, उनका डेवलपमेंट दब जाएगा। अगर हम उनको सपोर्ट दे रहे हैं कि आओ मेरे ऊपर सर के जितना तुम बढ़ सको, तो बहुत अच्छा ग्रोथ कर पाएगी।
बढ़ावा दे रही थी, उन्हें मोटिवेशन कर रही थी। तो अगर रतन जी आपकी लाइफ के बारे में बात करें तो आप बाकी के दिन ऑफिस जाते हैं, इसके अलावा वीकेंड पे आप क्लासेस करते हैं, फैमिली लाइफ को आप कैसे समय निकालते हैं? तो घूमने जाना पसंद है? मुझे घूमना पसंद है और 2-3 जगह मैं गया भी हूँ। गाँव जाना मुझे बहुत पसंद है। बिहार से बाहर मैं शिमला गया था, बनारस, चूँकि मेरा शैक्षणिक क्षेत्र रहा है, तो वहाँ जाना मुझे बहुत पसंद है। विश्वविद्या की राजधानी कही जाती है। डॉक्टर किस साहब जगह आपने ट्रैवल किया है? कोई ऐसा एक्सपीरियंस है, कोई ऐसी वाक़या है जो कि आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें? अभी हाल ही में मैं बनारस गया था और एनएच पे जैसे बहुत लंबी जाम लग गई थी, लगभग 3-4 किलोमीटर लंबी जाम, जिससे बच्चे बहुत परेशान हो रहे थे। जाम का एकमात्र वजह था बॉर्डर पे, स्टेट बॉर्डर पे कुछ टैक्स क्लियरेंस, कुछ पेपर क्लियरेंस के लिए ट्रक का रुक जाना। जीएसटी लागू होने से बहुत सारे जब टैक्स खत्म हो जा रहे हैं, तो जो नाके पे जो पेपर क्लियरेंस होता था, वो क्लियरेंस की जरूरत नहीं रह गई और वो रास्ते पे जो रुकावटें थी वो खत्म हो जाएगी। तो शायद अगली बार मैं बनारस जाऊँ तो मुझे वो परेशानी नहीं होगी। तो ये समस्या तो हर इंसान ने कहीं न कहीं इसको फेस किया होगा, इसके लिए तो ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। इसके अलावा आपने ज़िक्र किया कि आपको गाँव जाना भी बहुत पसंद है। अगर हम बात करें आम मानसिकता की, तो एक बार जब लोग गाँव से निकल जाते हैं, तो वापस वहाँ जाना या पसंद नहीं करते हैं। शहरी जो लाइफ़स्टाइल है, उसमें ही वो ढल जाते हैं, उन्हें वक़्त नहीं मिलता कि वो गाँव की उस शुद्ध वातावरण में वापस जा सकें। तो आपका क्या मानना है कि गाँव देखिए, जाना चाहिए वहाँ? मेरा गाँव से काफ़ी लगाव और एक इंटरेस्टिंग वाक़या है। जब भी मैं घर जाता हूँ, तो रेलवे ट्रेन से एक बोर्ड दिखता है, राष्ट्र कवि दिनकर की धरती बेगूसराय आपका हार्दिक स्वागत करता है। सिर्फ उस बोर्ड को देखकर मैं इतना रोमांचित होता था कि बिना उस बोर्ड को देखे मुझे रहा नहीं जाता। एक बार ऐसी ट्रेन में मैं गेट पे खड़े होकर उस बोर्ड की निहार रहा था, तभी चूंकि वहाँ ट्रैक एस शेप में है, एकाएक गेट जैसे रेलवे का बोगी का गेट बंद हो गया और मैं लगभग बाहर फेंका गया था। सिर्फ एक पायदान मेरा हाथ जैसे बंधा हुआ था ट्रेन में, जिस स्पीड से मैं बाहर निकला उसी स्पीड से फिर अंदर की ओर गिर गया और फिर मैं वापस गेट पर तो नहीं जाता हूँ बोर्ड देखने के लिए, लेकिन एक राष्ट्र, एक जन्मभूमि की माटी देखने का जो आनंद है वो सबसे बड़ा आनंद है। की जो है वहाँ पे वापस जाना और वहाँ से जुड़े रहना हर इंसान के अंदर कह सकते हैं कि वो अपनेपन का एहसास दिलाती है, वो संस्कृति से जोड़ती है, वो चीज़ों को प्रमोट करती है। और भी बहुत सारी बातें करेंगे दर्शकों हम रतन जी से, लेकिन यहाँ रुकते हैं एक छोटी सी। वेलकम बैक दर्शकों, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट कार्यक्रम बिहार महान और आइए रतन जी से और भी बातें करते हैं। रतन जी, आपकी इतनी पॉजिटिव थिंकिंग है, इतने पॉजिटिव सोच के साथ आप लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और आप लोगों के अंदर भी पॉजिटिविटी ही फैलाते हैं, आप उन्हें बताते हैं कि किस तरीके से जीवन को पॉजिटिव वे में लेके चलना है। तो इसके पीछे आपकी ये जो पॉजिटिव थिंकिंग है, इसका श्रेय आप किसको देते हैं? किस तरीके से चीज़ें मैं बताऊँ, मेरा ब्लड ग्रुप भी पॉजिटिव है। जब ब्लड ग्रुप मुझे बोलता है पॉजिटिव, तो मैं निगेटिव कैसे रह सकता हूँ। और हर बच्चे का एक आदर्श होता है। मेरे आदर्श मेरे पिताजी हुआ करते थे और मैं कुछ नसीब था कि मैं अक्सर अपना रात पिताजी के साथ सोता था और पिताजी मुझे राष्ट्रकवि दिनकर की कविता सुनाते थे। इसकी दो पंक्ति में शेयर करना चाहूँगा। है नहीं कोई विघ्न ऐसा जग में, है नहीं कोई विघ्न ऐसा जग में, जो टिक सकता है मानव के मग में। मग मतलब रास्ता, जो टिक सकता है मानव के मग में। खम ठोक फेरता है जंगल, पर्वत के जाते पाँव खर, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो इंसान से बड़ा धरती पे कुछ नहीं और इंसान के सामने कोई चैलेंज नहीं टिक सकता, बशर्ते दृढ़ इच्छा शक्ति हो और पॉजिटिव एक्शन। अगर एक्शन हमारा सही होगा तभी रिजल्ट है। बिल्कुल पॉजिटिव सोचिए और उसी दिशा में आप कार्यरत रहेंगे तो आप जीवन में हमेशा ही सफल हो पाएंगे। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि पेरेंट्स का जो कह सकते हैं उनकी जो फैसिलिटीज़ जो देते हैं, वो जो हमें शिक्षा देते हैं, जो संस्कार देते हैं, उसे अगर हम संजो के रखते हैं और आगे लेकर चलते हैं तो हम जीवन में हमेशा ही सही मार्ग पे चलते हैं। तो आपने अपने पिता के विषय में बताया, अगर हम आपकी माता जी के विषय में जानना चाहेंगे तो वो कैसी महिला है, उन्होंने किस तरीके से आपको समझाया कि क्या सही है क्या गलत है? जब मैं साल भर का था तो मुझे पोलियो हुआ था, ऑलमोस्ट 99% डिसेबिलिटी, मैं करवट भी नहीं ले पाता था और उसमें जो डॉक्टर थे उन्होंने सर्जरी का रिकमेंडेशन किया था। तो मेरी माँ ने बहुत अच्छा बतलाया था कि मेरा बेटा
गिर के उठेगा मुझे खुश होगा, मैं उसका एम्पुटेशन यानी काटना पसंद नहीं करूँगा। और माँ की दृढ़ इच्छा शक्ति मुझे उस जगह से इस मुकाम पर लाया कि मैं अपने पाँव पर अभी भी चल रहा हूँ। प्राय हर माँ अपने बच्चे को एक बार जन्म देती है, मेरी माँ ने मुझे 2 बार जन्म दिया, एक अपने कोख से, एक मुझे विकलांग से सकलांग बना के। एक बुक प्राइड एंड प्रेजुडिस जॉन ऑस्टिन ने एक बुक लिखा था, जिसके पहले पृष्ठ पे लिखा है देयर इज अ वुमन बिहाइंड एवरी सक्सेस। और मेरे लिए दैट वुमन इज माय मदर, जिसने मुझे शून्य से शिखर तक पहुंचाया। बिल्कुल, वो माँ ही होती है जो बच्चों को इतनी पॉजिटिव चीज़ें सिखाती हैं, क्या सही है क्या गलत है वो बताती है, जिस वजह से हर इंसान जो है वो जीवन में हमेशा ही आगे बढ़ता चला जाता है। और जैसा कि हमारे आज के अतिथि श्री रतन कुमार झा ने कहा है कि शून्य से शिखर तक, बहुत ही अच्छी बात है। अगर हर इंसान अपनी माँ की इन सभी चीज़ों को फॉलो करता है, माता पिता जो भी हमें शिक्षा देते हैं, तो जीवन में कभी भी कोई भी कठिनाई आएगी तो आप उसी शिक्षा से, उसी बातों से अपनी सारी समस्याओं को हल कर सकते हैं। अगर हम